तो अब हम आ रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर, और प्रिंसिपल्स में पहला है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल को सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये प्रिंसिपल आपको ये कहता है, जब अपन अकाउंट स्टार्ट करते हैं तभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग पर्सन है। बिजनेस और बिजनेसमैन टू सेपरेट आइडेंटिटीज हैं। तो लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट यूनिट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओनर, यानी बिजनेस ओनर से अलग है। बिजनेस ओनर से अलग है। बिजनेस यूनिट शुड हैव ए कंप्लीट सेपरेट ऑफ बुक्स एंड व्यू ऑफ प्रोप्राइटर। द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर टू द बिजनेस। ये अपन जानते हैं कि जो ओनर होता है बिजनेस का, वो बिजनेस के लिए क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी है, स्पेशल लाइबिलिटीज को अपन मान लेते हैं। बाकी सब तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, लेकिन ओनर यानी कैपिटल जो है उसकी इंटरनल लाइबिलिटी मानी जाती है, यानी ये भी उसको चुकानी है। तो इसका मतलब बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। तो ये बात अपन पहले ही लेक्चर में क्लियर कर चुके होते हैं कि ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इसीलिए अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि जर्नल एंट्रीज के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्यों है कि भाई ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो ये बिजनेस की ड्यूटी है कि उसको उस पर इंटरेस्ट दे। तो ये बिजनेस की ड्यूटी है, तो बिजनेस के लिए तो खर्चा है और ओनर के लिए इनकम है। इसका मतलब ये दो अलग अलग पर्सन है ना। सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होता है, बिजनेसमैन ने बिजनेस से कोई पैसा निकाला तो उसको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए इनकम है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए खर्चा है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट से क्लियर होता है कि जो बिजनेस है और बिजनेसमैन है दो अलग अलग पर्सन होते हैं। इसी को अपन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्जांपल इसके लिए आपको याद करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और जबकि ये ओनर के लिए आपका प्रॉफिट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन लेते हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो ये आपको कहता है कि बिजनेस में केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है जो मनी की टर्म में एक्सप्रेस किए जा सके। सैलरी दी, रेंट रिसीव किया, इंटरेस्ट पे किया, इस तरीके से। तो ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, जिसको मनी की टर्म में आप एक्सप्रेस कर सके। अब काम तो बहुत हो जा सकते हैं, हो सकता है कि झगड़ा हो गया प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में, पर इसमें मनी में इसको मेजर नहीं किया जा सकता। इसने इसको 4 घुसे मारे, इसने इसको 3 लाते मारी, पर इसके कोई ट्रांजेक्शन एंट्री थोड़ा ना हो सकती है। दैट्स वाई इसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसी को अपन कहते हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। नेक्स्ट आपका आता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। देखो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के लिए सबसे बड़ी एग्जांपल है आपका बर्थडे। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कितने साल के हो गए, तो आप हमेशा उसको ईयर बता दो। ये तो ना बोलते मैं बहुत साल का हो गया। अरे भाई कितने साल का हो गया? नहीं बहुत साल का हो गया, मैं गिनता नहीं, पता नहीं कितने साल का हो गया। ऐसा नहीं होता। आपने अपनी लाइफ को वन वन ईयर के जो पार्ट है उनमें बांट रखा है, उससे पता लगता है कि आप कितने साल के हो गए। तो ये बात अकाउंटिंग पीरियड पे भी आती है। अकाउंटिंग करने बैठे अकाउंटिंग एंड ही नहीं हो रही, ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग को हर साल में आपको एंड करना पड़ता है, हर साल का कंक्लूजन निकालना पड़ता है। तो लिखा है द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। हर जना चाहता है भाई साहब रिजल्ट क्या रहा एट द फ्रीक्वेंट इंटरवल। दस द एंटायर लाइफ ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल, और वो टाइम इंटरवल होता है 12 महीने। 12 महीने के अंदर उसको बांटा जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कि आपको हर साल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। 12 मंथ पीरियड इज यूजुअली अडॉप्टेड फॉर दिस पर्पस। इसके लिए 12 महीने का जो पीरियड है वो माना जाता है। इसी को अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये आपको कहता है बिजनेस की ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी शोन इन द अकाउंट्स। हर इंफॉर्मेशन आपको बिजनेस में शो करनी चाहिए अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है। कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि छुपाना जो है वो डाउट क्रिएट करता है। लिखा है दिस प्रिंसिपल रिक्वायर दैट ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज। क्लोज का मतलब है छुपाना, और डिस्क्लोज का मतलब है दिखाना। तो हर हमको तो हर इंफॉर्मेशन दिखानी चाहिए। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी सफिशिएंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज मटेरियल इंटरेस्ट टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो यूजर के लिए जरूरी है वो सारी आपको इंफॉर्मेशन दिखानी चाहिए।
छुपानी नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर कि सर फुल डिस्क्लोज, हर चीज ओपन रखो, कोई भी चीज छुपानी नहीं चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस के सारे सीक्रेट्स भी बता देनी चाहिए कि हम कोई दुकान पे आपके माल खरीदने आया और शर्ट पसंद आ गई 500 की, और उसने कहा भाई साहब 500 में नहीं, मैं तो 400 में। आप कहोगे नहीं नहीं सर भाई साहब 500 में नहीं 400 में ले लो, हम तो वैसे ही 200 में खरीद रहे हैं, 200 तो हम कमा ही रहे हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा ना बता दोगे उसको, तो आप अपना प्रॉफिट थोड़ा ना बता दोगे उसको कि हम कितने में खरीद रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं। और फिर तो वो ग्राहक जो है आपका आपसे क्यों खरीदेगा, तो दूसरी जगह पे चल जाएगा, वहीं जाके खरीद लेगा। तो इस तरह से फुल इंफॉर्मेशन दिखाने से मतलब ये है कि हाँ भाई बिजनेस के सीक्रेट्स नहीं बताए जाते हैं इसमें, ये अपन को स्पेशली ध्यान रखना है। एक वर्ड आपका आता है कंटिजेंट लायबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, एक नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो लायबिलिटी जो किसी इवेंट के होने या न होने पे डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं, मतलब द लायबिलिटी विल डिपेंड ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट्स, उन इवेंट्स पे डिपेंड करती है, तो उनको कंटिजेंट लायबिलिटी कहते हैं। जैसे अ क्लेम ऑफ ए वेरी बिग सम स्पेंडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब मान लो आपका वो चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, अब अगर आप कोर्ट केस हार गए तो आपको पे करना है, नहीं तो पे नहीं करना। अगर जीत गए तो पे करना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हार गए तो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ऐसी लायबिलिटी जो किसी इवेंट पे डिपेंड करती है, इवेंट यानी कोर्ट केस पर, कि कोर्ट, अब आपको क्या पता कोर्ट केस किस साइड जाएगा, तो यानी इस लायबिलिटी के बारे में सर्टेनिटी नहीं होती है, निश्चितता कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी लायबिलिटी जो इवेंट पे डिपेंड करती है, दैट इज नॉट श्योर लायबिलिटी, दैट इज इन डाउट कि पे करना है या नहीं करना है, तो देन इस केस में वो कहलाती है कंटिजेंट लायबिलिटी, है ना। तो इस तरीके से ये सब, अब ये कंटिजेंट लायबिलिटी कहाँ दिखाई जाती है, तो फुट नोट में दिखाई जाती है। भाई अगर आप ये इंफॉर्मेशन छुपाओगे, ऐसे आपने किसी को गारंटी दे रखी, आपने आपके दोस्त की लोन की गारंटी दे दी कि इसने 50 लाख का लोन लिया है, मैं अगर ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, ठीक है जी। अब उसने दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर उसने नहीं दिया तो बैंक तो आप ही का आके गला पकड़ेगा ना, भाई साहब आपने गारंटी दी थी। तो ये भी आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी है कि अगर आपने किसी की गारंटी दे दी तो एक कंटीजेंट लायबिलिटी। तो कंटीजेंट लायबिलिटी में दो एग्जांपल याद कर लो, एक पेंडिंग कोर्ट केस और दूसरा गारंटी गिवन। इसके अलावा इसमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है।